नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। धार के बदनावर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कोलकाता में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन भी किया। सरकार दावा कर रही है कि 12,508 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे और मध्य प्रदेश ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनेगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का सवाल है कि सड़कें टूटी हैं, मोहल्ले अंधेरे में हैं, मंत्री तक कैबिनेट में नाराज हैं, तो क्या ये विकास है या दिखावा? यानी एक तरफ सरकार मंगल राज का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष इसे जंगल राज बताने पर अड़ा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। सत्रह सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार के बदनावर में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि 12,508 करोड़ रुपए के निवेश से 3 लाख रोजगार आएंगे। 35 कंपनियों ने निवेश के लिए आवेदन दिए, जिनमें ट्राइडेंट, अरविंद मिल्स शामिल हैं। 1300 एकड़ में बनने वाला ये पार्क टेक्सटाइल हब बनेगा। ऑर्गेनिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और लॉजिस्टिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सरकार का कहना है कि ये परियोजना मध्य प्रदेश को ग्राम से ग्लोबल तक ले जाएगी और भारत की वैश्विक टेक्सटाइल हिस्सेदारी बढ़ाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री 17 तारीख को सेवा पखवाड़े के शुभारंभ के साथ खास करके स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करने एवं साथ ही देश में बनने वाले पीएम मित्रा पार्क जो 7 बनने वाले, उसमें सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश का पीएम मित्रा पार्क, उसका शिलान्यास करने के लिए हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पे हो रहा है। 17 सितंबर धार जिले के आदिवासी अंचल में उनके माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मित्रा पार्क के दावों को खोखला बताया। उसका कहना है कि मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचा कमजोर है, सड़कों पर गड्ढे हैं और ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। सरकार किसानों को खाद तक नहीं दे पा रही, मंत्रियों की भी सुनवाई नहीं हो रही, जैसा कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कैबिनेट में सवाल उठाकर दिखाया। कांग्रेस का आरोप है कि ये जंगल राज है, जहां जनता परेशान और विकास सिर्फ कागजों पर है। कांग्रेस पार्टी ये पूछती है कि लगातार आप 5-6 महीने से करोड़ों अरबों रुपया आपने इन्वेस्टर्स मीट पर खर्चा किया है, हजारों हेक्टेयर जमीन आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को दी है, पर उनके परिणाम क्या हुए हैं? आज तक आप ये बताने में सफल नहीं हुए हैं कि आखिर उनकी आपकी ये सारी कवायद, चाहे आप फॉरेन गए हों, चाहे जापान गए हैं आप, चाहे ब्रिटेन गए हैं और दूसरे कंट्रीज़ में आप गए हैं, अब कलकत्ता गए हैं, पर इन सबके परिणाम क्या हो रहे हैं? पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक स्पार्क हो सकता है, क्योंकि 12,508 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 35 कंपनियों की रुचि इसे समर्थन देती है। 70% इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और मार्च 2023 में भारत सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन विपक्ष के सवाल बुनियादी सुविधाओं और जंगल राज पर गंभीर हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक अक्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये परियोजना वास्तव में 3 लाख रोजगार लाते हुए मध्य प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाएगी, या सिर्फ घोषणाओं की चमक बनते हुए ब्यूरोक्रेसी और कमियां इसे प्रभावित करेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। पीएम मित्र पार्क ऐतिहासिक स्पार्क, आज इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करें और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल लोया जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता शिम्पी अग्रवाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। शिम्पी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। राजेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बृजगोपाल लोया जी, दावे बहुत सारे हैं, 3 लाख रोजगार देने की बात भी सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि
आपने इन्वेस्टर्स मीट पर इतना खर्चा किया, हजारों हेक्टेयर जमीन पहले ही निवेशकों को आपने दे रखी है, विदेश के दौरे भी हुए हैं, लेकिन इन सब का फायदा क्या हुआ, परिणाम क्या निकला? तो ऐसे में कैसे ये एतबार किया जाए कि पीएम मित्र पार्क जब यहाँ पर बनेगा तो प्रदेश की खुशहाली होगी, यहाँ पर रोजगार भी आएगा? अमित जी देखिए, पहले तो मैं अपनी बात कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करना चाहती है और क्या हो रहा जी। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार प्रयत्न कर रही है पिछले जी 20 वर्षों से। आपको अगर 20 वर्ष पुरानी अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश कृषि आधारित राज्य हुआ करता था और मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर माइनस में हुआ करती थी। आज +26% है। देश में जो सर्वाधिक जिन राज्यों की है उनमें से एक हम है। तो ये हमें लगता है कि हमारे प्रयासों में गंभीरता थी, इसलिए ये हो पाया है। एक समय था मध्य प्रदेश में 0 सड़कें थी। जो अभी आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, मुझे बड़ा आनंद आता है इसमें, मुझे कोई बुराई नहीं लगती है कि आज कम से कम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हमारे मित्रों को सड़कों के गड्ढे तो दिखाई देने लगे। इनके काल में तो हाल ये था कि गड्ढे ही गड्ढे थे, उसमें सड़क ढूंढना बहुत मुश्किल था। हम स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं कहीं सड़कों में गड्ढे हैं, ये स्वीकार करते हैं, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। मगर महत्वपूर्ण ये है कि हमने कितना सड़क इंफ्रा तैयार किया। कांग्रेस के मित्रों को यह समझना चाहिए कि उनके जमाने में गड्ढा युक्त जो सड़कें थी वो भी 90,000 किलोमीटर थी। आज मध्य प्रदेश में 6 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हैं, उनमें कुछ गड्ढे हम स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, अंधकार में डूबा प्रदेश था, उद्योग की कोई संभावना नहीं थी। भोपाल जैसे शहरों में, इंदौर जैसे शहरों में शाम को 7 बजे हूटर बजाकर लाइट बंद करवा दी जाती थी बाजारों की। आज मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है। ये हमारे प्रयासों से संभव हुआ है और आज मध्य प्रदेश की रीवा में बनी बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चलती है। ये हमारा बिजली में काम है। तीसरी बात, 23,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का हुआ करता था, आज 4 लाख करोड़ का है और 7 लाख करोड़ का इसी सरकार के दौरान करने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तय किया है। अब ये हमने जो कर पा रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? इसलिए कर पा रहे हैं कि जो हम काम करते हैं वो काम जमीन पर उतरता है। आपको याद होगा, आपने कुछ समय पहले और भी डिबेट करी है, इन्वेस्टर समिट के टाइम भी करी है, तब आप और हमने ये चर्चा की है। तब कांग्रेस के मित्र कह रहे थे जमीन पर नहीं उतरता है, परंतु आज मुझे आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के भोपाल से बिल्कुल पास तामोट गांव में यदि मेट्रो के कोचेस बनने का कारखाना शुरू होता है, उसका भूमि पूजन वहां होता है, तो भी तो हमारे मित्रों को तकलीफ होती है। ये जो 17 तारीख का दिन है, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उस दिन जन्मदिन है और वो पीएम मित्र पार्क की आधारशिला वहां रखने जा रहे हैं और इसमें लगभग 13,000 करोड़ के निवेश का उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। और उनमें जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमने उद्योगों को भूमि दे दी है, तो किसी भी उद्योग का पहला चरण है उसको भूमि का आवंटन करना, उसको विद्युत की सुरक्षा देना और उसे एक ऐसा वातावरण देना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको मिलना। ये सब हो रहा है। और एक बात और मैं आपको कहूं, डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक चीज तय की है कि जब हम सबसे बड़े कपास उत्पादक की बने, कपास निर्यात ना करके बना हुआ गारमेंट निर्यात करें, जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगे और मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार का सृजन भी हो। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहता हूं, हमने जो भी किया है वो कांग्रेस के हमारे मित्र कभी नाम लेकर भी तो कहें कि हमने फला चीज की घोषणा की थी और वो पूरा नहीं हुआ। आज मध्य प्रदेश में टीसीएस है, आज मध्य प्रदेश में इन्फोसिस है, आज मध्य प्रदेश औद्योगिक क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ किया है भाजपा सरकार ने, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ सवाल उठाए। जवाब दीजिए शिंपी जी कि पीएम मित्र पार्क को लेकर क्या वाकई विपक्ष को कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ भी बेहतर नहीं होगा प्रदेश में? ठीक है, ब्रिजगोपाल जी अपना पक्ष रखने से पहले ब्रिजगोपाल लोहिया जी थोड़ा सा सुन लीजिए। जी। आदरणीय ब्रिजगोपाल लोहिया जी के बड़े भाई, फिर आपसे जवाब लूंगा मैं, पहले शिंपी जी से जवाब ले लेते हैं। शिंपी जी आपकी बात रखें जी। अमित जी, पक्ष रखने से पहले हम कहना चाहते हैं, आदरणीय ब्रिजगोपाल लोहिया जी के अभी बड़े भाई साहब का स्वर्गवास हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम अपनी संवेदनाएं आपके पूरे परिवार के प्रति व्यक्त करते हैं। अब आपके मूल मुद्दे के ऊपर आते हैं
देखिए, 2 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी 5 देशों का दौरा कर चुके हैं और साथ ही अगर हम भारत की बात करें तो उसमें बॉम्बे में, कोयम्बटूर में, बैंगलोर में और कलकत्ता में उन्होंने औद्योगिक समूहों से चर्चा करी है। हमारे पास कोई आधिकारिक एमओयूज के आंकड़े नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम कहें, क्योंकि हम इसीलिए आपको एक सिंगल कंसोलिडेटेड नंबर नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं तो 88,000 करोड़ का जो निवेश है वो प्रस्तावित है इन दौरों से, और साथ ही हजारों रोजगारों को सृजन करने की बात करी है भाजपा सरकार ने। यदि आप रोजगार पोर्टल के ऊपर देखेंगे तो लगभग 25 लाख, 25.5 लाख वहां पर लोगों ने रजिस्टर कर रखा है रोजगार के लिए। अब हम आते हैं जो आचारपुर औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने 5 इकाइयों का इनॉग्रेशन किया था, भूमि पूजन किया था। उसमें से मात्र 1 इकाई थी जो टेक्सटाइल की थी और ये टेक्सटाइल हब बनाने की बात करते हैं। अब आप आ जाइए मंडी टैक्स के ऊपर। अगर ये आप कपास के ऊपर देखेंगे तो प्रति मन मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स कितना है? 1% है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहीं पर ये मंडी टैक्स कितना है? 0.1% है। उसकी वजह से लगभग 50 गिनिंग मिल्स हैं जो कॉटन प्रोसेसिंग का काम करती हैं, वो मध्य प्रदेश में बंद हो चुकी हैं, महाराष्ट्र गुजरात की तरफ डाइवर्ट हो चुकी हैं और इससे लगभग 500 करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू है वो डाइवर्ट हो गया है महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ। अब हम बात करेंगे जो आपकी खादी और ग्राम उद्योग है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो बिक्री में और उत्पादन में घटौती हुई है। पहले हमें लगभग 6 करोड़ रुपया मिल रहा था, अब हमें मात्र 2 करोड़ रुपए मिल रहा है। साथ ही बहुत सारी मिल्स हैं जो रतलाम, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में थी जो बंद हो चुकी हैं। आज वहां के जो श्रमिक हैं उनके भुगतान कुछ मिल्स के पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक वन टाइम सेटलमेंट कमेटी भी बनाई गई थी जिसके अंतर्गत आज भी जो भुगतान है वो अंतिम चरण पर नहीं पहुंचा है। साथ ही यदि आप श्रमिक माइग्रेशन की बात करेंगे तो समाचार पत्रों में ये आए दिन आता रहता है कि यहाँ के जो श्रमिक हैं वो भी गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ रोजगार के लिए डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये जो औद्योगिक पार्क है, इन्वेस्टमेंट समिट्स और कॉन्क्लेव्स हैं, इनसे निवेश तो भर भर के आ रहा है। दुबई से भी आ रहा है मध्य प्रदेश में निवेश, लेकिन अगर निवेश आ रहा है तो रोजगार के सृजन क्यों नहीं हो रहे हैं? और साथ में जो कुटीर उद्योग है मध्य प्रदेश में, आज वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आपने जो बुनकर हैं उनके ऊपर जीएसटी और महंगे बिजली बिलों की मार डाल दी है, जिसकी वजह से हमारा जो कुटीर उद्योग है वो सफर कर रहा है। आप उसको तो पुनर्जीवित कर नहीं पा रहे हैं और आप गांव से ग्लोबल तक की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ढकोसला लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की दिखावटी सजावटी सरकार है वो आए दिन करती रहती है। ठीक है राजेंद्र अगल जी, क्या वाकई इसे हम केवल एक शो ऑफ कहें या फिर आप मानते हैं कि वाकई पीएम मित्र पार्क जब मध्य प्रदेश में आएगा तो रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा? निश्चित रूप से किस राज्य में जाके देश का प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाता है जी, ये देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आके जन्मदिन मना रहे हैं तो उसके लिए बहुत प्रतीक्षित योजना है ये जी। और इसको देखते हुए सरकार ने जो तैयारियां करके रखी हुई है, वो कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही हैं अपनी जगह पे बात उनकी ठीक है, परंतु इतनी जल्दी धरातलों पे कोई चीज आती नहीं, क्योंकि बड़े जो संपन्न स्टेट हैं जिसको तमिलनाडु कहते हैं, साउथ के जो स्टेट्स हैं उसको देखते हैं तो उसमें लगता है कि उद्योग आना और उद्योग को जमीन पर वापस दे के आना, कभी सरकार अपनी नीतियों में बहुत सारे बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और देखती है उसको गहराई को कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, पर इनमें सब में टाइम लगता है। परंतु थोड़ा सा हमारे यहाँ धीमी प्रोसेस है इस चीज की कि हमें निर्णय लेने में तुरंत कैबिनेट करके, जैसे मैं तमिलनाडु की बात करूंगा कि तमिलनाडु में ये एप्पल का जब इंडस्ट्री आ रही थी तो उन्होंने रातों रात अचानक से कैबिनेट करके 13-14 हजार लोगों को रोजगार सृजन किया है। तो ये सही है कि उद्योग जब आएगा तो रोजगार सृजन होना चाहिए और बल्क में होना चाहिए, और बल्क में होने के लिए सरकार को अपनी नीतियों को समय समय पे परिवर्तित करते रहना चाहिए। परंतु ये जो 17 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये सरकार के लिए बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण है, और प्रधानमंत्री चूंकि अपना इस राज्य में आके जन्मदिन मना रहे हैं तो इसमें भी कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके कुछ पीएम मित्र पार्क का अच्छा खासा
एक आपको सामने धरातल पे मिलेगा और जिसमें एक रोजगार का भी सृजन अच्छे होंगे। जैसे अभी तो वैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर काम चल रहा है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से दौड़ रहे हैं, कलकत्ता की तरफ दौड़े या इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, तो उस पे आने में टाइम लगता है। अब टाइम में अफसरशाही अपना प्रयास कर रही है। यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से किन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने से सरकारों के आने वाले समय में कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आए और जमीन ले ले और अपना काम करके, जैसा अक्सर हुआ है, ऐसा देखने को मिला है। मध्य प्रदेश को इसी तरीके से देखा गया, पर पहले की बनस्पत अभी उद्योगों के इसमें क्षेत्र में वो इतना ही होता है। आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करें, चाहे कितना ही करें, 1-2%, 2.5%, 3% अगर इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो मध्य प्रदेश वो राज्य जो है वो संपन्नता की तरफ चला जाता है। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि पूरा इन्वेस्टमेंट पूरा की पूरा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता। उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वो 2.5-3-4% अगर आपको मिल गया तो आप बड़े राज्यों में गिने जाते हो उन सब चीजों को। जी, बृजगोपाल लोहिया जी, धरातल पर आने में समय लगता है, कोई भी चीज इंतजार करना होता है, राजेंद्र राघल जी कह रहे हैं। लेकिन शिंपी जी ने जैसे कि सवाल उठाया कि हम नई योजनाओं पर बात करते हैं, नए लोकार्पण करते हैं, लेकिन जो पहले से प्रदेश में स्थिति है, मिल्स बंद है, श्रमिकों का पलायन हो रहा है, भुगतान नहीं, और निवेश आने की बातें तो हैं पर रोजगार नहीं है। देखिए अमित जी, ये चिंता जो शिल्पी जी की है उसका मैं स्वागत करता हूं और ये स्वागत किया जाना चाहिए और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने कुछ नए मुद्दों पर बात की है। और इसके लिए निश्चित इसलिए देखिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। हम मध्य प्रदेश का बेहतर हो उसके लिए संवाद कर रहे हैं, हम इसके लिए संवाद नहीं कर रहे हैं कि आप में हमारी और आपकी कोई बुराइयां हैं। मगर जो विषय आपने उठाए शिल्पी जी, मैं उनको बिंदुवार बता देता हूं। आपने मध्य प्रदेश के मंडी शुल्क का मामला उठाया। मंडी शुल्क मध्य प्रदेश में 1% हुआ करता था, आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। उसके बाद वृद्धावस्था और निराश्रित पेंशन उसमें प्रारंभ हुआ, 0.2% उसमें ऐड कर दिया गया। दिग्विजय सिंह जी ने उसमें एक और नया काम किया कि मंडी सड़क विकास निधि के नाम से 1% राशि और बढ़ा दी और 2.2% मंडी शुल्क को कर दिया गया, जो बाद में हमने आकर 1.2% किया है। और ये जो उन्होंने अभी 2 उदाहरण दिए हैं गुजरात का और महाराष्ट्र का, इसका भी मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं कि वहां 0.5% मंडी शुल्क है। मगर बहन क्यों है, थोड़ा सा पता कर लेते। वहां इसलिए है कि वहां उन निजी मंडियों को अनुमति है जो मंडियां 3 कृषि कानूनों के माध्यम से पूरे भारत में लागू किया जाना था, मगर आपकी पार्टी तो विरोध कर रही थी उसका। दूसरा एक प्रश्न आपने खड़ा किया श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको शायद मालूम होगा कि 2004-05 में इस प्रदेश के आम आदमी की आय 11,000 रुपए थी, जो औसत आय हम कहते हैं जिसे वार्षिक, वो 11,000 रुपए थी और आज 1,41,000 रुपए है। और मैं इसमें आपको एक बात और जोड़ना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकारों के दौरान ये आय राष्ट्रीय औसत से आधी थी और आज राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबरी में है। तो ये जो फर्क है ये काम करने से आया है। इन 20 वर्षों में आमूल परिवर्तन हुआ है और ये नीतियों के कारण भी है, ये नेता के कारण भी है और ये नियत के कारण भी है, क्योंकि हमारी नियत बिल्कुल बड़ी स्पष्ट है कि हम ये जानते हैं कि हम किस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को खरीदने की क्षमता, खर्च करने की क्षमता जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना मध्य प्रदेश विकसित होता जाएगा। और इसीलिए चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे गरीब साथी हो जिन्हें संबल योजना के माध्यम से हम पैसा भेजते हैं, ऐसे सर्वहारा वर्ग को पैसे भेजते हैं, उसके कारण मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है। और मैं एक बात फिर से कहता हूं, ये जो आपने अभी एक और बात प्रस्तुत की थी कि बुनकरों की मध्य प्रदेश में स्थिति की आप बात कर रही थी, बहन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ऑल टाइम हाई है तीनों मध्य प्रदेश के डेस्टिनेशन जहां बुनकर काम करते हैं, ऑल टाइम हाई। एक धार जिले का बाग है जहां का बाग प्रिंट पूरे विश्व में मशहूर है, उसने इन पिछले 10 वर्षों में जो तरक्की करी है वो उसको नाम कभी नहीं मिला। दूसरा, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में बनने वाली चंदेरी की साड़ियां, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की भी और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पूरे ग्लोबल ब्रांडिंग कर रही है उसकी। और थोड़ा चंदेरी जाकर देखिए। एक और चीज है, महेश्वर में माहेश्वरी साड़ी बनती है, वो माहेश्वरी साड़ी भी आज ऑल टाइम हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, हॉट डेस्टिनेशन पर बिक रहा है। और एक बात और बता दूं कि दुबई, सिंगापुर
और हांगकांग जैसे स्थानों पर हमने इनके शोरूम खोलने का काम किया है। तो मैं फिर से कहता हूं, तरक्की अचानक से नहीं आती है, हमारे प्रयत्नों से आई है। और मैं ये भी कभी दावा नहीं करता हूं कि तरक्की ने अपना अंतिम स्तर प्राप्त कर लिया है। नहीं, बहुत काम करना बाकी है। एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश तक यात्रा हमें करनी है, क्योंकि हमें तो बीमारू राज्य हाथ में मिला था, आज एक बेहतर राज्य मिला है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, मगर इसको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और स्वर्णिम मध्य प्रदेश जवाब तक ले दीजिए। जाने आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर हम बढ़ चले हैं, लेकिन पीएम मित्रा पार्क कैसे धरातल पर उतरे, किन कमियों पर और गौर करना होगा? देखिए अमित जी, लोहिया जी ने बहुत ही सार्थक चर्चा करी है और बिल्कुल यदि हमें स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है तो इसमें सत्ता और विपक्ष की एक संतुलित भागीदारी होनी चाहिए। प्रश्न करना हमारा कार्य है और उत्तर देना सत्ता का उत्तरदायित्व है। जहां तक ये आंकड़े और बड़ी बड़ी बातें लोहिया जी गिना रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस शुरू से कहती आई है कि उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों का विकास तो हो ही रहा है। 2 दशकों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर हम बात करें पांढरपुर की, तो वहां पर 12 मिलें हुआ करती थी, जिसमें से 10 बंद हो चुकी हैं और 2 मिलें हैं। आप अगर निवाड़ और मालवा के कॉटन बेल्ट की बात करेंगे तो वहां के किसानों की हालत सबके सामने है और पिछले 5-6 महीनों से जो किसान यहाँ पर यूरिया, डीएपी और खाद और बीज और कीटनाशक के लिए त्राहिमाम मचा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की वस्तुस्थिति को तो उजागर कर ही रहा है। तो जमीनी मुद्दों को सत्ता के सामने रखना हमारा काम है। हम औद्योगिक पार्कों का, निवेशों का स्वागत करते हैं, किंतु अगर श्रमिक माइग्रेशन हो रहा है तो ये हकीकत है, आपको स्वीकारना पड़ेगा। अगर बेरोजगारी है तो निवेश जो आ रहा है उससे एक संतुलित रूप में ये निवेश लोगों के बीच में कारगर क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न है, सत्ता विपक्ष आपके सामने रखेगा ही। जो मिलें बंद हो रही हैं, उन मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयास कर रही है, ये तो विपक्ष आपसे पूछेगा ही। तो आप उद्योगों का सृजन करिए, आप रोजगारों का सृजन करिए, हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। किंतु हमारा कहना यह है कि अगर निवेश मध्य प्रदेश में आता है तो वो जमीनी स्तर पर उन आदिवासी अंचलों के लोगों पर भी पहुंचना चाहिए, जहां पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने तो आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं आदिवासी अंचलों से आज श्रमिक पलायन कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। राजेंद्र रागल जी, चिंता और किस बात की होनी चाहिए, क्योंकि दावे बहुत होते हैं और प्रधानमंत्री खुद हम कह सकते हैं इस पूरे इनॉग्रेशन में शामिल होंगे, तो सिर्फ घोषणा ना रहे बल्कि धरातल पर इसका असर हो, किन बातों पर और फोकस होना चाहिए सरकार का? आऊंगा लोहिया जी, फिर आपका रुख करूंगा। राजेंद्र जी। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। ये बात सही है कि 2 दशक से सरकार यहाँ काम कर रही है और 2 दशक में सरकार अगर यहाँ से श्रमिक पलायन करता है, मिलें बंद होती हैं और रोजगार सृजन नहीं होते हैं, उद्योगों को लेकर चिंताएं होती है, ये बात सही है। क्योंकि इसलिए सही है कि अगर इस तरीके का पलायन और इस तरीके से सरकार ने इस तरीके की नीति क्यों नहीं बनाई, उनको पलायन यहाँ से जाने के बाद आने तो है नहीं कि जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि बेहतर मजदूरी वहां पर मिलती है। बाकी के राज्यों को देखेंगे तो गुजरात में अच्छी मजदूरी मिलती है। हमारा झाबुआ अलीराजपुर धार वाला जो बेल्ट है, उसका पूरा की पूरा जो श्रमिक है वो गुजरात की तरफ पलायन कर गया है, उसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे श्रमिक हो और चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में काम करता हो, वो वहां जाके वो अपना काम कर रहा है। परंतु इनको रोकने के लिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए था। दूसरी बात है खाद बीज और इसके लिए त्राहिमाम जो मचा रहता है, सरकारों ने भी अपनी आदतें खराब करके रखी हुई हैं। मैं अगर पास में चलता हूँ तो बिहार और झारखंड में वहां तो इस तरीके की कोई मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि वहां तो फ्री में ये सब चीजें दी नहीं जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस तरीके की आदतें डालकर हमने ही अपने किसानों को खराब करके रखा हुआ है। तो हम इतना मोहताज क्यों कर देते हैं किसी को, या सरकार इस तरीके से क्यों इस तरीके का लालच देती है कि जिससे वो हमेशा सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते रहते हैं और हमेशा अगर नहीं उनकी मांग पूरी हो तो रोड पे आके हल्ला करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। तो लोहिया जी को इस बात पे ध्यान देना होगा। मैं सत्ता पक्ष को ही कहूंगा कि आदतें खराब नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति की। सरकारों को वोट लेना ठीक है, अपनी सरकार बनाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाने पड़ते हैं सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। पर देखना पड़ेगा कि अगर मेरा श्रमिक यहाँ से जा रहा है या मेरा किसान जो है उधार बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है कि सरकार सब कुछ करेगी, तो ये उदारता चाहे वो
विपक्ष हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि इनको सबको महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। क्यों नहीं होता है बिहार और झारखंड में? कभी सुना है आपने कि खाद और इसको लेके कभी हल्ला होता है? वहां तो इस तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है। वो तो वहां विपणन संघ और सारी चीजें बनी हुई है, परंतु सरकार अपना काम नहीं करती, कभी सरकार देने का काम नहीं करती कि उनके लिए मुहैया कराएगी या ये सब चीजें करेगी। ठीक है ब्रिज गोपाल लोहिया जी, कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा इस टेक्सटाइल पार्क से, क्योंकि देश का पहला मध्य प्रदेश में होगा, कितनी उम्मीद करे प्रदेश की जनता? देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें हम बहुत सारे नवाचार करने भी जा रहे हैं जी। तो ये तो एक जो बहन ने चिंता व्यक्त की कि आदिवासी अंचलों में, तो ये धार जिला जो है वो उसी श्रेणी में आता है, उसका बदनावर कहाँ आता है सबको मालूम है। दूसरी बात, एक उन्होंने बड़ा विशिष्ट मुद्दा आया था पलायन का, तो मैं शिल्पी जी को आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं 2020 पूरे देश ने और दुनिया ने देख लिया है कि पलायन कहां से कहां किस तरह से हुआ है। एक बात को याद रखिए कि यदि मध्य प्रदेश का कोई श्रमिक झाबुआ या अलीराजपुर से भोपाल आता है या इंदौर आता है या पीथमपुर आता है या मंडीदीप आता है, इसे पलायन नहीं कहते। पलायन के अलग अलग कैटेगरी हैं। यदि कोई हमारा बहुत काबिल बच्चा अगर यूएस में जाकर वहां अपनी सेवाएं देता है, इसे पलायन नहीं कहते। ये मैं आपसे बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और पलायन क्या होता है वो 2020 में इस मध्य प्रदेश से ज्यादा किसी ने नहीं देखा। और एक बात और कहता हूं अमित जी, याद रखिएगा, मैं बहुत छोटे गांव में रहता हूं, उदयपुरा है, ये रायसेन जिले का उदयपुरा गांव है। यहाँ आप आ जाइए एनी टाइम, जब आपकी मर्जी हो, मैं देश के हर राज्य का काम करने वाला व्यक्ति यहाँ आपको दिखा दूंगा। तो यदि यहाँ तमिलनाडु का, तेलंगाना का या केरला का ये जो लोग काम कर रहे हैं, वो कोई पलायन करके नहीं आए हैं, और बेहतर कहाँ वो कर सकते हैं उसके लिए आए। हमारे बोरिंग मशीन वाले सारे लोग आंध्रा से आते हैं, तो वो यहाँ और बेहतर करने आते हैं। हमारे यहाँ जो टावर का काम करने वाले लोग आते हैं वो बिहार से और राजस्थान चलिए, तो से कहीं ना आते हैं। कहीं पलायन रुके, युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, यही कोशिश होनी चाहिए। और पीएम टेक्सटाइल पार्क से, पीएम मित्रा पार्क से बहुत सारी अपेक्षाएं भी बनी हुई हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस सार्थक चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।